रिजर्व्स एंड प्रोविजन, इसमें आपके ऑलमोस्ट मेरे से 2 या 3 नंबर की थ्योरी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो इसमें है ही नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। मेन आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें है एग्जाम्पल और डिफरेंस। वैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क में, लॉन्ग क्वेश्चन जनरली नहीं आता, तो डिफरेंस और एग्जाम्पल वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करना। हम एक रूल पढ़ा था हमने, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, एंटिसिपेट नो इनकम, प्रूडेंस, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो इसमें हम कहते हैं कि जो दूर दूर तक खर्चे हमें दिख रहे हैं, जो हो सकते हैं, हुए नहीं है, कंफर्म नहीं है, हो सकते हैं, हम उन सबको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। 3 अलग अलग चीजें होती हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी। तीनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, तो हमें यही नहीं पता होगी या नहीं होगी, और अमाउंट कितना होगा वो भी नहीं पता। और लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है? प्रोविजन का अमाउंट पता नहीं होगा। हाँ जी, जो लायबिलिटी है उसमें मुझे सर्टेनिटी भी है कि हमें ये अमाउंट पे करना है, और कितना अमाउंट पे करना है वो भी पता है। तो लायबिलिटी इज अ सर्टेन अमाउंट विच हैज टू बी पेड आफ्टर फिक्स टाइम, हमें सब कुछ पता है कि कितने टाइम बाद पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है। प्रोविजन में हमें ये तो पता है कि अमाउंट पे करना है, ये इतने का लॉस हो सकता है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। जैसे मान लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डेटर्स है, मुझे लास्ट एक्सपीरियंस से ये पता है कि कोई ना कोई डेटर तो ऐसे ही होगा जो मेरे पैसे मारेगा। हमारा डिस्काउंट है, हमें पता है कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ सकता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। जैसे हम जब टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, जनरली 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, मगर हमें लास्ट में ये पता है कि टैक्स तो पे करना ही करना है, तो हम इसे जस्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब मुझे ये पता है कि मेरा खर्चा होगा, मैं उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। तो प्रोविजन मतलब सर्टेनिटी तो है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। कंटिजेंट लायबिलिटी ना तो ये पता कि होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो कितना होगा, कितना अमाउंट होगा वो हमें नहीं पता। तो तीनों में डिफरेंस बहुत याद रखिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लायबिलिटी में सर्टेनिटी, लायबिलिटी में सर्टेनिटी होती है, प्रोविजन में भी होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी में नहीं होती। हमें ये नहीं पता वो लायबिलिटी, वो एक्सपेंस होगा या नहीं होगा। अमाउंट, लायबिलिटी में फिक्स होता है या एस्टिमेटेड होता है, ये पता ही नहीं है। फिक्स्ड, इसमें सर्टेन अमाउंट होता है, फिक्स होता है। प्रोविजन, इट इज एस्टिमेटेड, हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, मगर जब हम रफ आइडिया लेते हैं कि कितना अमाउंट होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता। लायबिलिटी और प्रोविजन कहां शो करते हैं? प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। हाँ जी बताइए, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। लायबिलिटी कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी प्रोविजन, ये भी लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और कंटिजेंट लायबिलिटी फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हमें अमाउंट ही नहीं पता, हम लिखेंगे कैसे? सो इट इज शोन ऑन द फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। मतलब ऐसा चाहिए क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये समझने के लिए है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जिसका अमाउंट भी सर्टेन है, होना भी सर्टेन है, हमें एज अ लायबिलिटी उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। प्रोविजन मतलब ये तो पता है कि हमारा एक्सपेंस होगा होगा, मगर एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा ये नहीं पता, फिर भी हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। लायबिलिटी दिखाते हैं इसलिए हमेशा हम कहते हैं ऑल रिजर्व्स ऑल प्रोविजंस हैव द क्रेडिट बैलेंस, हमेशा all reserves all provisions have the credit balance. Contingent liability मतलब वो liability जो हमें पता ही नहीं है कि होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी। It is shown on the footnote of balance sheet. Example बताइए liability के। Outstanding salary, outstanding rent, creditors, outstanding rent, creditors को हमें पता होता है कि कितना अमाउंट पे करना है। प्रोविजन का एग्जांपल, डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
provision for depreciation, provision for tax, provision for doubtful debts, contingent liability example. हाँ जी. Case pending in the court. Bill discounted with bank. अगर हमने किसी डेटर ने मुझे बिल दिया था, वो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, तो अगर मैं वो डेटर पैसे नहीं देगा तो मुझे पे करने पड़ सकते हैं. तो वो इफ एंड बट पे चल रहा है कि अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगी, इसलिए हम इसे कहते हैं. डेटर ने मुझे बिल दिया था, उसके बदले में मैंने बिल वो बैंक को देके टाइम से पहले बैंक से ले लिया, तो बैंक जाके उस डेटर से कलेक्ट करता है. तो अगर वो डेटर नहीं देगा तो मैं उससे जब बिल डिस्काउंट करवाऊंगी तो विद कंडीशन होता है कि अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगी. गारंटी गिवन टू द बैंक. अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आपके बिहाफ पे मैंने गारंटी दी है, तो जितने अमाउंट आप पे नहीं करोगे उतना मैं पे करूंगी. तीनों में डिफरेंस अच्छी तरह क्लियर है. आगे लिखिए प्रोविजन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिख सकते हो. प्रोविजन फॉर वारंटीज, कोई भी किसी भी चीज का जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है. विधि आपको टेस्ट दूं या ये कर रहे हो आप? अच्छा, इसमें जीएसटी क्वेश्चन में कुछ फिगर्स चेंज हो सकती हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट है, बस वो चेंज हो सकती है इस एक. अच्छा, मैम मेरे को ना अपने अकाउंट का पैक करने के लिए एंट्री उससे चाहिए. वही कर लो जो जर्नल का मेरा वो है, उसी में से आएंगे. मैम ने बोला कि 20 एंट्री कुछ होनी चाहिए, उसमें से कुछ कराना है. वो मैंने दी तो थी भव्य को बुक, उसमें है. उसने भी बोला कि वो जब करेगा तो वो बता. हाँ, तो उस बुक में बहुत अच्छी तरह गिवन है सारा. हाँ जी, लिखिए प्रोविजन. प्रोविजन आर एक्सपेंसेस और लॉसेस. Provisions are expenses or losses or liabilities. Provision are expenses or losses or liabilities accounted on basis of estimates. Provision are expenses or losses or liabilities accounted on basis of estimates. हमें exact amount नहीं पता, मुझे ये तो पता है खर्चा होगा, कितना होगा वो नहीं पता. It is only based on estimates. Accounted on basis of estimates. इसमें कौन सी assumption लगेगी? Assumption, accrual assumption. Assumption 3 होती है ना, अकाउंटिंग पीरियड, accrual और कंसिस्टेंसी. assumption में और कंसेप्ट में डिफरेंस होता है. assumption 3 है, बाकी सब कंसेप्ट्स हैं. तो अगर हम assumption की बात करें तो accrual assumption क्या कह रहे हैं? Going concern, sorry, going concern, accrual और consistency. और अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? प्रूडेंस. प्रूडेंस कंसेप्ट. एक्रूअल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कहते हैं कि जितने भी अनएक्सपेक्टेड या हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनको सब हम अपने बुक्स में शो कर रहे हैं, तो इसलिए एक्रूअल असम्पशन लग रही है. और हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए प्रूडेंस कंसेप्ट लग रहा है. ये हमारा चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है? चार्ज. डिफरेंस क्या होता है चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में? चार्ज आपको देना ही देना होता है. एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे. जैसे आपका रेंट है, सैलरी है, तो कोई आपसे ये पूछने नहीं आ रहा कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं. रेंट देना है मतलब देना है, सैलरी देनी है मतलब देनी है. ये चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब आपको ये प्रोवाइड करना ही करना होता है. ऐसा नहीं होता कि अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. तो इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड.
या ट्रांसफर टू रिजर्व, ये प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे, मैनेजर कमीशन विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तो वो सब एप्रोप्रिएशन होती है। चार्ज ऑन प्रॉफिट, अगर चार्ज है, जितने हमारे चार्ज है, दीज आर शोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज ऑन प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वही एक्सपेंसेस लिखते हैं जो हमारे सर्टेन होते हैं, मतलब विच आर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, जो आपको पे करने ही करने होते हैं। सो इट इज शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। है जी। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से कुछ खर्चे होते हैं जो आपको करने ही करने, आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होते हैं चार्ज। वहां कोई शॉपिंग ऐसी होती है, आप कहते हैं अगर पैसे बच गए महीने के आखिरी में तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो होते हैं एप्रोप्रिएशन। हाँ जी, लिखिए इंपॉर्टेंस। जैसे जनरली इसमें से इतने पार्ट में से ही एमसीक्यू आता है, फिर भी जस्ट हम अपने लिए लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या होगी, क्यों बनाते हैं हम ये प्रोविजंस, इससे हमें फायदा क्या होगा, सही प्रॉफिट और लॉस पता लगता है, और दूसरा ये 2 पॉइंट आप हर जगह चिपका सकते हो, पहला करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, और दूसरा ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो आप हर जगह लिख सकते हो, जहां भी ऑब्जेक्टिव पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, ये 2 जगह चीजें आप लिख ही सकते हो। देखिए, टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, to ascertain true and fair financial position, to maintain capital intact. Second, to ascertain true and fair financial position, to ascertain true and fair financial position, and last, to keep capital intact. तो प्रोविजन का वैसे अलग से क्वेश्चन बहुत कम आता है, मोस्टली जो आता है वो डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन आता है, टू कीप कैपिटल इंटैक्ट। तो इसे प्रोविजन में से अलग से क्वेश्चन बहुत कम आता है, अगर आता है तो एमसीक्यू में यही आता है, कौन सा एजम्पशन फॉलो करते हो, कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हो। जो मेन आता है वो डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन आता है। तो प्रोविजन मतलब अपना जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेज एक्सपेंसेस है उनको प्रोवाइड करने के लिए हम ये प्रोविजन बनाते हैं। जैसे हमें ये पता है कि डाउटफुल डेट्स की डेट्स बैड डेट्स होंगे ही होंगे, तो कितने होंगे एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी क्रिएट प्रोविजन, इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। क्या होता है प्रोविजन, इट इज अ चार्ज, मतलब आपको ये प्रोवाइड करना ही करना है। आपको कोई ना कोई एक्ट, बेशक कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, हर कोई से कंपल्सरी बना देता है कि आपको करना ही करना है। नेक्स्ट लिखिए रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट में से सेट असाइड करते हैं फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। मतलब मेरा कोई सामने खर्चा नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कोई मैं तो सिर्फ फ्यूचर के लिए एकदम से कोई खर्चा पड़ जाए। जैसे होता है आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप अलग से पैसे कहीं पर रख लेते हो या गुल्लक में डाल देते हो, या जो छोटी वाली अलग से पॉकेट होती है उसमें रख लेते हो कि जरूरत पड़ेगी तो खर्च करेंगे, उसे कहते हैं रिजर्व। कि आपने अलग से रिजर्व में रख लिया कि बिजनेस में हमें ये तो पता है कि जो खर्चे वो तो हम पूरे कर ही रहे हैं, वहां हो सकता है हम एक्सपेंशन के मूड में हो या अचानक से कोई खर्चा आ जाए, कभी लॉस हो जाए, उसे कवर अप करने के लिए हम अलग से रिजर्व बनाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। आपने फाइनल अकाउंट्स देखे हैं, फाइनल अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट आता है उसका क्या करते हैं, जो आपका पीएनएल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग से रिजर्व, मान लो 50,000 का प्रॉफिट आया आपका, तो मैं कहती हूँ सारे 50,000 मैं प्रोप्राइटर को नहीं दूंगी, मैं उसमें से 20,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगी, और बाकी जो 30,000 है वो कैपिटल में ऐड कर दूंगी। मतलब मैं प्रोप्राइटर को सारे पैसे नहीं दे रही, मैं अलग से कुछ पैसे बचा लिए ताकि फ्यूचर में काम आ जाए, उसे कहते हैं रिजर्व। तो क्या लग रहा है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? इट इज एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा जितना होगा सबसे हम डिसाइड करेंगे। देखिए रिजर्व, इट इज अमाउंट सेट असाइड, इट इज अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, it is amount set aside out of profit for specific purpose, out of profit for specific purpose or to strengthen the financial position. It is amount set aside out of profit for specific purpose or to strengthen the financial position. Then it is appropriate, next point mein, it is appropriation of profit. It is not created, next point, it is not created
It is not created. One second, क्या था? Appropriation of profit. It is not created to meet any known liability. It is not created to meet any known liability. क्योंकि अगर आपको पहले से लाइबिलिटी दिख रही है, आप उसके लिए अमाउंट सेट असाइड करते हो तो प्रोविजन हो गया या लाइबिलिटी हो गई, तो हम तो फ्यूचर के लिए रख रहे हैं बस. नेक्स्ट लाइन बोल्ड लेटर्स में लिखिएगा. अमाउंट ऑफ रिजर्व, हम नॉर्मली क्या करते हैं, रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हैं. मगर वही पैसा अगर आप बाहर का इन्वेस्ट कर दो तो उसे क्या कहते हैं? रिजर्व फंड. रिजर्व फंड. अगर आपने, जैसे आपको ये पता है 5 साल बाद आपको डिबेंचर्स रिडीम करने, वापस करने, तो उस केस में आपको डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए पैसे चाहिए, तो आप प्रॉफिट में से कुछ अलग अलग करते जा रहे हो. और जब वो प्रॉफिट हम बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, कि आपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया कि 5 साल बाद चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट तो आता रहेगा, तो जब उसे बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम रिजर्व फंड. ये 1 मार्कर में सबसे कॉमन क्वेश्चन है, लिख लीजिए. अमाउंट ऑफ रिजर्व, amount of reserve when invested, amount of reserve when invested in outside securities, amount of reserve when invested in outside securities, then reserve is termed as reserve fund. Amount of reserve when invested in outside securities, reserve is termed as reserve fund. ये ले लो भी, मैं क्लास लाती हूँ इससे. आधे आपको ये टॉपिक करना है या टेस्ट दूं, क्या करना है? रिजर्व है. हाँ जी, हाँ. चल. Outside security. नहीं, Reserve is known as reserve fund. Reserve, we have revenue reserve and capital reserve. Revenue reserve, we have 2 types, general reserve specific reserve. एक बार समझ लीजिए होते क्या है. रिजर्व मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया उसको हम सेट असाइड कर रहे हैं. रेवेन्यू रिजर्व मतलब जो आपने रेवेन्यू प्रॉफिट से सेट असाइड किया, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट जो रिकरिंग नेचर का होता है, आपने गुड सेल किए थे उनसे जो प्रॉफिट हो रहा है. तो रेवेन्यू रिजर्व, उसके 2 तरह के पार्ट होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व. नाम से क्या लग रहा है? जनरल रिजर्व जनरल है, आपने बस पैसे संभाल के रख दिए, अलग रख दिए कि जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे, उसे कहते हैं जनरल रिजर्व. और स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि आपके फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं 2 महीने बाद हमें बर्थडे अच्छा सा गिफ्ट देना है, आप उसके लिए संभाल के रख रहे हैं, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व. तो जनरल रिजर्व मतलब जनरल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक रिजर्व जो आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग करते हो उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व. देन कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व मतलब जो नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है उसको जो हम सेट असाइड करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व. जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये कभी कभार होता है, तो वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व. इसमें एग्जाम्पल और डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन लिख लीजिए. रेवेन्यू रिजर्व, दे आर सेट असाइड, they are set aside out of reserve, they are set aside out of revenue profit, they are set aside out of revenue profit which are available for, they are set aside out of revenue profit which are available for distribution as dividend. set aside of Out of revenue profit, they are set aside out of revenue profit which are available for distribution as dividend. Revenue profit which are available for distribution as dividend. Capital reserve का लिखे. Capital reserve are set aside. Capital reserve are set aside out of capital profit. Capital reserve are set aside out of capital profit and are not available for distribution as dividend. हमारे जो free profits होते हैं out of
कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। डाउट है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल पर्पस के लिए। They are set aside out of profit. They are set general reserve. They are set aside out of revenue profit, not for any specific purpose. Not for any specific purpose. इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता। जनरल है तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। Not for any specific purpose. They are set aside out of revenue profit, not for any specific purpose. स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम अलग कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिजर्व, इट इज दैट रिजर्व which is set aside out of revenue profit, set aside out of revenue profit for a specific purpose, for a specific purpose. इसके एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके हर केस के एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रही हूँ, एग्जाम्पल और डिफरेंस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। हमें ये लगता है हमारी फैक्ट्री है, कभी भी किसी वर्कर के साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अलग से रिजर्व बना रहे हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स हमें पहले ही पता होता है कि 5 साल बाद 6 साल बाद रिडीम करने, वापस करने हैं, तो उसके लिए हम पैसे पहले से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जैसे सिंपल आप ये सोच सकते हो कि गुल्लक बना रखी है, उस पर लिखा हुआ है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो हर साल आप उसमें कुछ प्रॉफिट डालते जाते हो। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने ये रिजर्व बना रखा है। कैपिटल रिजर्व का एग्जांपल, हाँ जी, जनरल रिजर्व का तो कोई एग्जांपल होता ही नहीं, तो जनरली है, ये सारे स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जांपल है। हाँ जी, कैपिटल रिजर्व का सबसे आसान एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाद में उठा लेना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, profit on revaluation of assets and liabilities, ये कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि नॉन रेकरिंग नेचर, आप खुद देखोगे नॉन रेकरिंग नेचर मतलब कभी कभार हो रहा है, सालों में एक बार। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, इसमें 3 पार्ट्स हमने किए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला रिजर्व फंड, रिजर्व फंड क्या होता है? बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं रिजर्व फंड। दूसरा, जितने हमने केसेस किए उनके एग्जांपल, और तीसरा है डिफरेंस, वो भी हम करेंगे। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वो आते हैं, वैसे अगर इसके अलावा कुछ आता है तो एमसीक्यू में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सीक्रेट रिजर्व। नाम से क्या लग रहा है सीक्रेट रिजर्व? प्रॉफिट हो रहा है मगर शो नहीं करते, क्यों नहीं दिखाएंगे? हमें क्या फायदा है? जितना ज्यादा प्रॉफिट टैक्स पे करना पड़ेगा, और उससे मेरी कैपिटल भी कम होती चली जाएगी। मैं थोड़ा सा प्रॉफिट छुपा लूं तो फ्यूचर में जब अनसर्टेनिटी होगी, अगर मान लो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैं छुपे हुए जो प्रॉफिट है उनको निकाल के डिविडेंड इक्वलाइज कर सकती हूँ। मैं हर साल 8% डिविडेंड दे रही हूँ, बाय चांस किसी साल कम प्रॉफिट होते हैं तो मैं वो रिजर्व यूज करके अपना डिविडेंड 8% बना सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग से सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं। कैसे बना सकते हो सीक्रेट रिजर्व, कैसे छुपा सकते हो? हाँ जी, ज्यादा लायबिलिटी दिखा के, एसेट्स की वैल्यू कम करके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करके, प्रोविजंस ज्यादा बना के,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करके इस मतलब बेसिकली खर्चे कम कर रहे हैं, जो एकदम से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसे कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। सॉरी, खर्चे बढ़ा के, हम खर्चे बढ़ा रहे हैं और अपने रेवेन्यू तो कम नहीं कर सकते, वो तो सेम है। हम खर्चे बढ़ा रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू कम कर रहे हैं और लायबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। देखिए, इट इज अ रिजर्व, it is a reserve, the existence and amount, it is a reserve, the existence and amount of which, it is a reserve, the existence and amount of which is not disclosed in balance sheet. It is a reserve, the existence and amount of which is not disclosed in balance sheet. It is not disclosed in balance sheet. Second point, it is also called hidden reserve. It is also called hidden reserve. Third point, next point, it can be done by overstating expenses. It can be done by overstating expenses and liabilities and understating the value of assets. Understating the value of assets. आपने अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया तो एसेट्स की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। एक बार जितना हमने किया वो जल्दी से रीड करो, देखो कोई भी पॉइंट में डाउट। हाँ जी, स्टोर्स कंज्यूम ट्रेडिंग में। स्टोर्स आपका ये जैसे हम कहते हैं स्पेयर्स एंड स्टोर्स, ये आपका हथौड़े वगैरह ये उसमें आ जाते हैं सारे ट्रेडिंग पे। जैसे आप लिखे कैपिटल लेस ड्राइंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दिया है, मैं बैलेंस शीट में लिखूं कैपिटल -1 तो सामने वाला नहीं, कैपिटल लिख दो बस। देखो ना, ये ब्रैकेट में लिख दो एडजस्ट, लिख दो, उससे फर्क मतलब ज्यादा वो नहीं है। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, क्या डिफरेंस होता है बिना देखे बताइए। वो में लिया है, आलू की वो भी है वहां में, देखना तो। हाँ जी, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मतलब विच इज आउट ऑफ कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट, और कैपिटल रिजर्व विच इज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रेकरिंग नॉन रेकरिंग, रेकरिंग, और कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल नॉन रेकरिंग। सो सोर्स, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस रेवेन्यू प्रॉफिट, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो कभी कभार होता है। इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, रेकरिंग नेचर होता है, उसी से हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ये डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के केस में बात कर रहे हैं, या अगर हम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि जो अमाउंट आप डिवाइड कर सकते हो। जब भी हम ये टर्म यूज करते हैं, इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब है जो ओनर्स है उनको कितना पैसा दे सकते हो। तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना रेवेन्यू प्रॉफिट है सारा दे सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट हम जनरली उनको नहीं देते, सिर्फ कुछ कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड कंडीशंस है जिसमें दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ कैपिटल लॉसेस का यूज कर सकते हैं। पर्पस, इट इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन and meeting the unforeseen contingencies or some specified purpose, or it is created for meeting capital losses. Capital losses कभी loss out of loss on sale of fixed asset हो गया, या आपने shares debentures issue किया at a loss, उसमें हमें हो गया, उनके लिए यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस बुक में मार्क कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी में डाउट? रिजर्व एंड प्रोविजन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से जनरली, और इसमें आप बेसिस के हिसाब से याद रखिएगा। जनरली जो क्वेश्चन आता है आपको बेसिस गिवन होंगे और आपको एक्सप्लेन करना होगा। सारे पॉइंट्स कभी भी आपसे नहीं पूछते, तो आपको 2-3 बेस दे देंगे और आपसे उसमें डिफरेंस पूछेंगे।
तो बेसिस के हिसाब से याद करिएगा। एक बार जल्दी से रीड करो, फिर डिस्कस करते हैं। इसमें से तो ये मान के चलो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कोई भी क्वेश्चन आता रहे इसमें डिफरेंस तो आएगा ही। के क्वेश्चन है January 25। Now just before date है उसमें उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट पे टिम्बर खरीदा है। और जो फिर January 25 आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज्ड फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, क्या एंट्री होगी इसकी? हाँ वो पता है अमाउंट पूछ रहे बिकॉज़ 5000 लिखा है ना। हाँ ऊपर खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा, तो मैं 5000 के ट्रेड डिस्काउंट लगाऊंगी। नहीं, इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब 5000 का ही खरीदा और 5000 का यूज किया है। फर्नीचर फिटिंग्स टू परचेज अकाउंट। हाँ जी 5000, क्योंकि होता है ना द लिस्ट प्राइस 5000, तो मैं उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करती हूँ। वो बेटा बाद में देखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अब पॉइंट देखिए। पहला, रिजर्व इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या डिफरेंस होता है? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, और चार्ज मतलब देना ही देना। ये पॉइंट आपका 12 में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या है, उस हिसाब से हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। सेकेंड, रिजर्व इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन इन लायबिलिटीज और लॉसेस, कि आगे के लिए हमें अभी तक कोई दिख नहीं रही लायबिलिटी, कोई एक्सपेंस, बस आगे कुछ हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, उसको कवर अप करने के लिए करते हैं। और प्रोविजन एक्सपेक्टेड लायबिलिटी, हमें लायबिलिटी तो पता है, अमाउंट नहीं पता। इफेक्ट एंड प्रॉफिट, जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले करते हैं बाद में करते हैं? पहले। चार्ज का मतलब होता है पहले, और एप्रोप्रिएशन में बाद में। जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है तब हम सोचते हैं कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट, रिजर्व आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं, जब बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? रिजर्व फंड। और प्रोविजन वो नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसे कर सकते हैं, और प्रोविजन नहीं, क्योंकि खर्चे का पार्ट है। आपके जो मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 में से 20,000 आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? कम हो गया ना आपका डिविजिबल प्रॉफिट। और प्रोविजन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोविजन जो हम लगाते हैं वो तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने से पहले ही लगाते हैं, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले ही माइनस होता है। कंपल्शन, रिजर्व कंपल्सरी होता है या नहीं होता ये? और प्रोविजन ये तो हमें करना है एज पर प्रूडेंस। प्रेजेंटेशन, रिजर्व कहाँ दिखाते हैं? दोनों ही हम वैसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जो रिजर्व है, ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो कह रहा है वो कंपनी बैलेंस शीट की बात कर रहा है। जो हमारा रिजर्व होता है वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, और जो प्रोविजंस होते हैं इट इज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। जो नहीं, कंपनी बैलेंस शीट में नहीं करते, वो अलग दिखाते हैं हम करंट लायबिलिटीज में। वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होते हैं माइनस करने वाले, वो उसमें दिखाते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। कंपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते माइनस करके। रिजर्व क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है ना एक तरह से, प्रॉफिट भी हम लायबिलिटी में दिखाते हैं, कैपिटल भी लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो भी अमाउंट तो एक तरह से प्रोप्राइटर को ही देना, फर्म के लिए तो लायबिलिटी है। हाँ जी, देख लीजिएगा बुक में एक बार पेजेस, किसी में भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में डाउट हो। मतलब बहुत इजी चैप्टर है, शुरू के 2-3 चैप्टर्स हैं, हमेशा आपको पहले रिवाइज करने चाहिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आना चाहिए।